नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बातें। बिकवाली के दबाव में है बाजार। दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको दिखाई देंगे। खासतौर पे किसानों की कर्ज माफी की खबरों के बीच बैंक शेयर पिटे हैं और निफ्टी बैंक इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन सिनेरियो निफ्टी बैंक में अब बन रहा है और ये इंटरेस्टिंग लेवल्स है जिनकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा कैपिटल गुड्स और ऑटो, ये दो और ऐसे सेक्टर हैं जहां जमकर बिकवाली हो रही है, जबकि ऐसे बाजार में फार्मा और रियल एस्टेट आज भी तेजी के मूड में है। ये दो ऐसे सेक्टर हैं जो बाजार के खिलाफ चल रहे हैं। लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और फार्मा में अब करीब करीब हफ्ता हो गया जब हम बाजार से बेहतर परफॉर्मेंस आते हुए देख रहे हैं। लेकिन ट्रेडर्स ने क्या किया ऐसे में आपको बताएं। पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन काटी है गिरते बाजार में। 9600 का लेवल चूंकि खतरे में है तो 9600 के पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन बड़े पैमाने पर काट ली है और कॉल राइटिंग हो रही है आज 9600 पे भी और 9700 पे भी। तो बाजार में मंदी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और इस मंदी के माहौल में देखिए 9610 पर आ चुका है निफ्टी। 9602 तक का लो बनाया और वहां से एक टर्न अराउंड देखने को मिला है, लेकिन 58 से 60 अंकों की गिरावट पर ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर सेंसेक्स की चाल देखें तो यहां पर गिरावट 100 पॉइंट से ज्यादा की है। लगभग 180 अंकों का नुकसान देखने को मिल रहा है इंडेक्स में। और आज देखिए प्रेशर जो है वो चौतरफा है। बैंक्स पिट रहे हैं जैसे प्रदीप ने अभी बताया और मिड कैप इंडेक्स में भी वो बिकवाली हावी होती हुई 126 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर ट्रेड। और ऐसे में कहां होगी हमारी नजर। पीएसयू बैंकों की वित्त मंत्री के साथ अहम बैठक की खास बातें करेंगे आज और साथ ही शाम राजस्व सचिव के साथ बैठक का भी अपडेट लेंगे। आज शाम आएंगे अप्रैल आईआईपी और मई सीपीआई के आंकड़े, क्या है उम्मीद ये भी बताएंगे आपको। रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा के पिक्स जानेंगे। रोज की तरह से कुछ ही देर में आपको बताएंगे कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट। 3 बजे निफ्टी कॉल और 3:15 पे बीटीएसटी या एसटीबीटी। लेकिन स्टॉक देख लेते हैं जहां पर दबाव बनता दिखाई दिया है और सबसे पहले बैंक्स की बात करेंगे क्योंकि यहां पर आप देखिए सरकारी बैंकों की लिस्ट लंबी है जहां पर बिकवाली हावी है। ओबीसी, यूनियन, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक के काउंटर्स आप देखेंगे 3.5 से 4% से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटो कंपनियां भी हैं जहां पर हमने देखा है ब्रेक लगा है तेजी पर। टाटा मोटर्स इनफैक्ट 2% नीचे, ये इसके बावजूद कि आज 2 रिपोर्ट्स आई है जिसमें टाटा मोटर्स के टारगेट्स को बढ़ाया गया है। बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स, मारुति, आइशर मोटर्स ये सब बिकवाली के घेरे में आज। और इंडेक्स पर जो गिरावट आई है उनमें देखिए कौन से काउंटर्स पिट रहे हैं। तो एल&टी सबसे ज्यादा नुकसान दिखा रहा है। विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक और दिग्गजों में रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी ने भी आज प्रेशर बनाया है बाजार पर। मिड कैप इंडेक्स जो 100 पॉइंट नीचे है उसमें वैस्कॉन इंजीनियरिंग पिटता हुआ। सुबह खबर आ गई थी लोधा के साथ करार टूट रहा है तो 20% का लोअर सर्किट उसने तभी पकड़ लिया। एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, एमटेक ऑटो ये दूसरे लूजिंग एंड पर है काउंटर्स। हालांकि कुछ सहारा अगर बाजार ने ढूंढा है जो 9600 के ऊपर हम टिके हुए हैं इस समय, उसमें टेक्नोलॉजी काउंटर्स का हाथ है और कुछ फार्मा कंपनियों का भी। लेकिन निफ्टी बैंक पे नजर डालिए सबसे पहले और वो चार्ट इस वक्त इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन का सिनेरियो साफ तौर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप निफ्टी बैंक का चार्ट देखें और यह है इस वक्त आपके सामने निफ्टी बैंक इंट्राडे चार्ट पिछले 4 दिनों का। और आप देख सकते हैं शुक्रवार को हमने रिकॉर्ड लेवल देखे थे, रिकॉर्ड क्लोजिंग भी देखी थी। उसके मुकाबले में आज हमने एक गैप डाउन देखा और उसके बाद फिर हम उस लेवल तक कभी लौट कर नहीं गए। दोपहर बाद ये एक दूसरा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 23,550 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे जो हम सुबह से होल्ड कर रहे थे, वो हमने तोड़ दिए। और इस वक्त आप जो गिरावट देख रहे हैं नीचे, ये नीले रंग की जो सपोर्ट लाइन जा रही थी उसको भी हमने तोड़ा है, उसके काफी नीचे आ गए हैं। तो अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग होगा। 23,500 के नीचे अगर निफ्टी बैंक बना रहता है और क्लोज होता है तो ये एक तरीके से कंफर्मेशन होगा गिरावट का। आपको हम बताएं ये जो सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ की है ये कैसे बनती है। यहाँ पर आप देखें तो हमने पहले इसी लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस लिया था और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी जिसके ऊपर हम निकले थे और इसके ऊपर हमने पूरे 2 या 3 सेशन गुजारे और ऐसा लग रहा था कि बाजार नई तेजी के मूड में है, 24,000 की तरफ जा सकता है। लेकिन पूरी तरह से माहौल बिगड़ गया है। कर्ज माफी की खबरों के चलते ये टेक्निकल ब्रेकआउट जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए ये आज का लेवल काफी अहम होगा कि हम 23,500 के ऊपर बंद होते हैं या नहीं। निफ्टी बैंक के लिहाज से इस लेवल को हम करीब से वॉच करेंगे आखिरी घंटे के दौरान, वरना यहाँ पर इस पैटर्न के फेल होने की स्थिति में करेक्शन आगे बढ़ेगा और यहाँ पर हम 23,100 की तरफ भी गिरते हुए देख सकते हैं निफ्टी बैंक को।
लेकिन अगला स्टॉक जिस पर हमारी नज़र होगी, और आज हम आपको जो इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाना चाहते हैं, मोटे तौर पे आज के मार्केट में हम कह सकते हैं कि तमाम ऐसे स्टॉक जो गांवों से जुड़े हुए हैं और फाइनेंशियल कंपनी भी है, तो वहाँ पर हम काफ़ी हद तक पिटाई होते हुए देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हमें नज़र आता है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स का। ये स्टॉक आप देखिए, ये जो कि NBFC है, जो खास तौर पे रूरल फोकस्ड है, लेकिन यहाँ पर हमने काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी थी। और उस तेज़ी के बाद ये डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते के दौरान एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो तकरीबन 2 हफ्तों की तेज़ी के बाद 1 से 1.5 हफ्ते का करेक्शन हमने देखा है। और एक स्टॉक जिसने हाल ही में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप देखिए पिछले स्विंग हाइस को पार करके नई तेज़ी बनाई थी और अपने ऑल टाइम हाइस के करीब जा करके आया है। वहाँ पर एक अच्छा खासा करेक्शन जब हमने अब तक आते हुए देख लिया है, तो ऐसे में ये लेवल इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि यहाँ से रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स के लिए ओवरऑल अच्छी खबर की और पॉजिटिव संकेत की उम्मीद आप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ 340 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसके नज़दीक अब ये स्टॉक पहुँच रहा है। ऐसे में आप 330 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और वापस 400-405 तक के टारगेट आने की गुंजाइश बनती है। तो एक अच्छा करेक्शन इस स्टॉक में हुआ है हेड ऑफ द मार्केट, और इस वजह से हमें लगता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स फिलहाल काफ़ी नज़दीक नज़र आ रहे हैं। मैडम फाइनेंशियल्स आज का एक इंटरेस्टिंग चार्ट जो हमें दिखाई देता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट की अगर हम बात करें, हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर क्या कहता है आज? मिड कैप्स में शुरुआत से ही गिरावट का रुख है और यही बात हमारे फेयर एंड ग्रीड मीटर में भी नजर आ रही है। गिरने वाले स्टॉक्स की तादाद अधिक है, वहां पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 45 का आंकड़ा फिलहाल जो ये बता रहा है कि बाजार से आज पैसे निकल रहे हैं। लगातार पैसे आने के संकेत देने के बाद अब फाइनली फेयर एंड ग्रीड मीटर आज बाजार से पैसे निकलने के संकेत दे रहा है। हर्षिता, मैं लेकिन अनुमान यही लगा रही थी कि शायद बहुत ही ज़्यादा गिरावट होगी उस फेयर एंड ग्रीड मीटर में। 45 अंक इतने ज़्यादा कहर तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ मूड तो बिगड़ रहा है। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। यहाँ पर 200 अंकों से ज़्यादा का नुकसान अब आ चुका है और किसी भी समय 9600 के लेवल के नीचे हम दिखेंगे, ये इशारा कर रहा है निफ्टी %.5% से ज़्यादा का नुकसान इधर बनता हुआ। तो क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? राहुल शाह हमारे साथ है। राहुल, निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट की पोजीशन लेना क्या सही होगा या फिर काफी देर हो चुकी है? आई थिंक निफ्टी हम देखें तो कंसोलिडेशन में ही थी। लास्ट पूरा हफ्ता हम देखें तो 50 पॉइंट के बैंड में निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिला है। आज ही एक गिरावट का दौर थोड़ा भावी हुआ है, तो मैं मानूंगा कि जब तक ये 9580 टूटता नहीं है तो मेरे ख्याल से मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। बेस्ट स्ट्रैटेजी जो निफ्टी की है मेरे ख्याल से पुट लेके चलने चाहिए। तो आपको शॉर्ट करना है तो 9550 के पुट लेके चलिए, ऐसी मेरी मानना है। बैंक निफ्टी की बात करें तो आई थिंक काफ़ी दिनों के बाद आज थोड़ा वीकनेस देखने को मिला है। ऑब्वियसली PSU बैंक्स में अच्छी खासी सेल ऑफ देखने को मिली है, तो मैं मानूंगा बैंकेक्स में भी मेरे ख्याल से 23,200 का जो लेवल है वो टूटता है, ब्रेक नहीं होता है, तो शॉर्ट करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। फिलहाल 9600 के नीचे हम कारोबार कर रहे हैं। 9599 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ 31,000 पर आ चुका है। सेंसेक्स या फिर 31,055 के स्तरों पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है और कई ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर बिकवाली का सिलसिला बस बड़ा ही है। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा मार खा रहा है। भारत फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपकी राय चाहिए। 698 पर एक काउंटर, क्या किया जाए? अच्छा, ये काउंटर काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल से एक रेंज बाउंड रहा है। मेरे ख्याल से अभी भी जो आज अच्छे खासे लॉन्ग्स अनवाइंड डेफिनेटली देखने को मिले हैं स्टॉक के अंदर और प्राइस करेक्शन भी अच्छी खासी देखने को मिली है। तो मैं मानूंगा ये फिलहाल अवॉइड करें, लेकिन 680 जो ब्रेक करता है तो फ्रेश शॉर्ट करके चल सकते हैं। 625 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन के लेवल आपको ज़रूर ध्यान में रखते हुए कोई भी पोजीशन लेनी चाहिए। टाटा कम्युनिकेशंस जो पिछले सेशन में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा था और यहाँ पर जिस तरह से खबरें भी निकल कर आई, हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी कि कंपनी की ज़मीन का फाइनली बंटवारा होगा और छोटे निवेशकों को उनका हिस्सा मिलेगा, एक बड़ा डिविडेंड मिल सकता है। उन खबरों के बीच हमने तेज़ी देखी। क्या आपको लगता है कि लॉन्ग्स अब भी होल्ड करने चाहिए? राहुल, क्या अहम लेवल होंगे?
आई थिंक लॉन्ग्स डेफिनेटली अभी होल्ड करने चाहिए टाटा कम्युनिकेशन के अंदर। मेरे ख्याल से अभी भी ब्रेथ पॉजिटिव है। जब तक ये स्टॉक 720 के नीचे नहीं आता है तो लॉन्ग्स अनवाइंड देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से नियर टर्म का स्टॉप लॉस 720 रखिए, ऊपर में वापस 775 का लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये राय टाटा कम्युनिकेशन पर। और दूसरे काउंटर्स जो आज इनफैक्ट हम वॉच कर रहे हैं, थोड़ा सा जो ट्रेंड के विपरीत काउंटर्स है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, क्या टिकेंगे ये ऊपरी लेवल्स पर? आई थिंक टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हालांकि थोड़े को बाउंस जरूर देखने को मिले हैं, तो मैं मानूंगा कि इन्फोसिस के काउंटर में लॉन्ग बनाए रखना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है 925 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होगा इमीडिएट के लिए, और काफ़ी अच्छे खासे सपोर्ट से ही वहाँ से स्टॉक हमने फ्राइडे के दिन भी बाउंस होता देखा है। तो मैं मानूंगा कि इन्फोसिस लॉन्ग बनाए रख सकते हैं, 995 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस के लॉन्ग बनाए रखने की राय। वक्त है राहुल इजाजत लेने का, कोई डिस्क्लोजर्स? जितने भी स्टॉक्स के बारे में हमने रिकमेंडेशंस की, ये राय दी, मेरे कोई पोजीशंस उसमें नहीं है। शुक्रिया आपका। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दो और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, संदीप जैन और किरण जाधव। साथ ही वित्त मंत्री की पीएसयू बैंकों के साथ बैठक में क्या खास बातें निकल कर आई, ये भी जानेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में। और इस बीच आप देखिए बाजार पे निफ्टी बैंक पे कमजोरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडसइंड बैंक के स्टॉक पे नजर डाली है, जहां हमने नुकसान बढ़ते हुए देखा है। ओवरऑल पिछले कुछ मिनटों के दौरान अगर आप देखें तो यस बैंक में भी करीब करीब 1% के आसपास का नुकसान बनता हुआ, एक्सिस बैंक भी कमज़ोर हुआ है। तो ये कुछ एक खास स्टॉक्स हैं जो दिन के निचले स्तरों पर और बाजार को, निफ्टी बैंक को मोटे तौर पे ये कमज़ोर करते जा रहे हैं। तो इन स्टॉक्स के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ इंडेक्स पे। इसके अलावा अगर आप देखें अल्ट्राटेक सीमेंट, BPCL, लुपिन, कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो कमज़ोर हो रहे हैं आज तक। जी हाँ, यहीं से दबाव बनता हुआ। इनफैक्ट सीमेंट को आप एज ए सेक्टर जोड़ सकते हैं प्रदीप। जब हम पहले कह रहे थे ना कि बैंक्स और ऑटो कमज़ोर है, अब सीमेंट में भी वो कमज़ोरी बढ़ती हुई। अल्ट्राटेक के साथ साथ अंबुजा भी है जिसमें हमने देखा है गिरावट है। ACG भी आधे % से ज़्यादा के नुकसान पर ट्रेड कर रहा है। तो अलग अलग स्टॉक्स या फिर पॉकेट्स हैं जहां पर वो वीकनेस बढ़ती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट इस समय जो नई बिकवाली आ रही है वो सीमेंट में ही आ रही है। और हमारे साथ किरण जाधव है, और फिर डिटेल में चर्चा अब ये भी करेंगे कि बैंक्स की स्थिति कितनी गंभीर है। लेकिन पहले इन सीमेंट काउंटर्स पर जो नया सेल ऑफ आया है, किरण बताइए क्या किया जाए? अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा। अल्ट्राटेक की बात पहले करते हैं। अल्ट्राटेक पे जो बिकवाली होती नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि इधर से और भी थोड़ी बिकवाली आ सकती है। और नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पे 3950 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये टारगेट्स आ सकते हैं, तो इधर बिकवाली की जा सकती है अल्ट्राटेक में। अगर कोई फ्रेश शॉर्ट्स लेता है तो मेरा स्टॉप लॉस 4070 का रहेगा, और टारगेट जैसे मैंने कहा 3950 के लेवल्स रहेंगे। इन जनरल अगर सीमेंट पैक देखते हैं तो अल्ट्राटेक ही सबसे ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। ओके, अल्ट्राटेक पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं खास तौर पे जहां बैंकों में गिरावट आ रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, लगातार आप देखिए बिकवाली बढ़ती हुई। आज वित्त मंत्री और PSU बैंक्स की एक अहम बैठक भी हुई थी। सरकारी बैंकों के NPA को लेकर खास चर्चा हुई है। इसी खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपाली नंदा। दीपाली, बताइए बैठक में क्या खास बातें निकल कर आई? देखिए, ये इस वित्त वर्ष की पहली बैठक जब वित्त मंत्री ने सभी सरकारी प्रमुखों के साथ की, फोकस रहा एनपीए पर ही। अभी जो अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो एनपीए का जो नंबर है वो 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तक पहुंच गया है। और इस बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये जानकारी दी कि पिछले महीने जो नया अध्यादेश लाया गया है, जिसमें RBI को ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो अब बैंकों से कहे कि वो वसूली का पूरा रोड मैप तैयार करें। इस लिहाज से वित्त मंत्री ने ये जानकारी दी कि एनपीए से जुड़े बड़े कुछ 81 अकाउंट्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसके अंदर से 18 जो अकाउंट्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। जब बताया गया कि आगे अब जो आइडेंटिफाई कर चुके हैं इसमें आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, तो इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द ही इस बारे में वो जानकारी मीडिया से साझा करेंगे। साथ ही साथ NIIF यानी कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है, खासतौर पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील सेक्टर में जो स्ट्रेट एसेट है उनको देखने के लिए, उस लिहाज से भी एनपीए को रिजॉल्व करने
करने पर सरकार फोकस कर रही है, ये जानकारी दी गई। तो ये मीटिंग फिलहाल चल रही है। अभी सुबह से दोपहर तक जो चर्चा हुई वो एनपीए पर ही रही। सभी बैंकों से पूछा गया कि वो किस तरह से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या उनका रोड मैप है इससे निपटने के लिए। और अब दोपहर बाद कुछ ही देर बाद यहाँ पर राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया आएंगे और वो जीएसटी को लेकर बैंक्स कितने प्रिपेयर है, खासतौर पर जो फ्रंट एंड आईटी सिस्टम है वो किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, इस पर वो पूरा एक रिव्यू लेंगे, जानकारी लेंगे कि बैंकों की जीएसटी को लेकर किस तरह की तैयारी है। ओके, शुक्रिया दीपाली आपका इस अपडेट के लिए। फिलहाल अगर हम देखें तो बैंकों के एनपीए को लेकर ज़रूर बैठक हो रही है और वित्त मंत्री की ओर से तमाम जानकारी निकल कर आई, लेकिन बाजार को आज खास तौर पे चिंता इस बात की है कि अगर किसानों की कर्ज माफ़ी का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ा, पहले यूपी फिर महाराष्ट्र और आगे अगर दूसरे राज्यों में भी किसानों की कर्ज माफ़ी हुई तो शायद नए एनपीए बनने लगेंगे कृषि क्षेत्र से, और वो दबाव आज मार्केट में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। संदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी। इस तरीके से बैंक्स पे बोझ नहीं डालेगी। एक तरफ तो बहुत चिंतित है और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगी हुई, और दूसरी तरफ अगर इस तरीके का आता है तो कहीं ना कहीं वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से सरकार ही कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन बैंक्स को रीइंबर्स करे। तो वैसा ही कुछ आना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सही है कि इस तरीके से होना सही नहीं है, इतना पॉपुलिस्ट होना भी सही नहीं है। और बैंक्स की जिस तरीके से आज पिटाई हुई है तो सर्टेनली मार्केट ने वेलकम किया नहीं, और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में सरकार सर्टेनली इस पर कुछ करेगी। और ओवरऑल मार्केट्स कहीं ना कहीं एक 9600 के सपोर्ट पे भी हैं। दूसरे कुछ बड़े कैपिटल गुड सेक्टर के भी स्टॉक्स टूटे हुए हैं। तो ओवरऑल देखना किस तरीके से आगे बनती है चीज। लेकिन जिस तरह का आज हमने रिएक्शन देखा है, जो पीएसयू बैंक्स में सेल ऑफ आया है, संदीप आपको क्या लग रहा है, ये बाजार कुछ ओवर रिएक्ट कर रहा है या फिर बहुत बड़ा डर है कि वो फार्म लोन वेवर का कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि इन सभी बैंकों में आप देखिए, जो भी पीएसयू बैंक है, कहीं ना कहीं किसी का तो 8%, 10%, 5% एक्सपोजर तो होगा अलग अलग राज्यों में एग्री सेक्टर में। एंड सर्टेनली यहाँ पे तो देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी आती है, तो बैंक्स को कंपल्सरीली करना भी पड़ता है और सस्ते ब्याज दरों पे भी करते हैं, और फिर भी एनपीएस वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सर्टेनली प्रॉब्लमेटिक तो है। एंड जो मैं वापस से वही रीआइटरेट करूँगा कि कहीं ना कहीं इतनी लाइटली सरकार इस चीज़ को नहीं लेगी, क्योंकि मार्केट का रिएक्शन जो है सर्टेनली सरकार भी देखती है। और इस तरीके से बैंक्स की पहले से ही दूसरे सेक्टर्स की वजह से हालात ख़राब चल रहे हैं, भले ही वो अब टेलीकॉम में हो या इंफ्रा में हो और रोड्स और ये सारी कंपनियों में जो भी चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये नया बोझ बैंक्स पे नहीं डालेगी, और ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी चले हुए हैं और क्रेडिट पॉलिसी और ये सारी चीज़ें पीछे चली गई, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। तो लेट्स सी क्या होता बाने। बिल्कुल, सरकार किस तरह से कॉम्पनसेट करेगी। आज वित्त मंत्री ने साफ तौर पे ये कहा है कि राज्य सरकारें अपनी तरीके से अपने संसाधनों के अंदर रहते हुए कर्ज माफ कर सकती हैं, केंद्र की ओर से मदद नहीं मिलेगी। यानी राज्य सरकारों से ये अपेक्षा है कि वो जो भी कर्ज माफी करेंगी उसके लिए वो बैंकों को उसके नुकसान की भरपाई करेंगी। लेकिन बैंकों को डर ये है कि सरकार कितनी भरपाई करेगी और कितने ज़्यादा कर्ज दरअसल डूबने शुरू हो जाएंगे, इस उम्मीद में कि सारे के सारे कर्ज माफ़ किए जाएं। क्योंकि हाल में हमने देखा है कि सरकार सबके कर्ज एक तरफ से माफ़ नहीं करती है, अपने कुछ दिशा निर्देशों के तहत क्राइटेरिया बनाकर चुनिंदा किसानों के ही कर्ज माफ़ करने की बात कही जा रही है। तो ये देखना होगा, इसी वजह से दबाव देख रहे हैं। और बैंक ऑफ इंडिया वो स्टॉक है जहां पर इस वक्त मुझे दबाव बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया है। किरण, क्या कहते हैं चार्ट्स? बैंक ऑफ इंडिया सही में बहुत ही स्ट्रांग वीक दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि बैंक इंडिया शॉर्ट ही करके चलना चाहिए। अगर हम डेली चार्ट भी देखें तो पिछले करीबन 15 दिनों का जो कंसोलिडेशन था डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसका आज ब्रेकआउट भी मिलता नजर आ रहा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखते हैं, उधर भी बहुत अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। करीबन ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीबन 33% बढ़ता नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे है। तो कुल मिला के बिकवाली करने की सलाह है। 140.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए हम 130 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आधे 1-2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर।
बैंक ऑफ इंडिया कमज़ोर कड़ी ज़रूर दिख रही है। इसके साथ ही प्रदीप पहले मेंशन कर रहे थे इंडसइंड बैंक, येस बैंक में बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ। एक्सिस भी अब आप देखेंगे इसमें सेल ऑफ थोड़ा सा गहराता हुआ दिखाई दिया है। इन निजी बैंकों पर संदीप आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा कहर है। आईसीआईसीआई बैंक तो करीब 2% टूट चुका है आज। सर्टनली मैंने हर्षिता भी लास्ट ओपिनियन में यही कहा था कि आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे भी प्रेशर है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी चल भी चुके थे। देखिए आप एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक ने तो इनफैक्ट जो पिछले कुछ रैली आई है मार्केट्स में तो कहीं ना कहीं रोल इस कंपनी का भी रहा है। और मेरे हिसाब से येस बैंक हो या इंडसइंड बैंक हो, वैल्यूएशंस के लिहाज से अब थोड़े महंगे भी हुए हैं। और बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो एफआईआईज है उनको सर्टनली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है रादर देन पीएसयू बैंक्स, और उनकी इंटरेस्ट की वजह से ये हमेशा हायर वैल्यूएशंस पे या प्राइस टू बुक मल्टीपल्स पे चलते आए हैं। बट स्टिल आई फील कि बाय ऑन डिक्लाइंस ही है, और जहाँ पे भी गिरावट आए तो नीचे खरीदने के ही मौके ढूंढने चाहिए। ओके लेकिन देखिए इस बीच वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स एक स्टॉक जहां बहुत तेजी से खरीदारी लगातार चल रही है, और एक ज़बरदस्त 5-6% का जंप यहां पे पिछले पौने घंटे के दौरान हमने आते हुए देखा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ ये भी एक स्टॉक है, और चूंकि फ़ायदा मिल रहा है जीएसटी के रेट भी कम होने का, तो इस वजह से वीएसटी टिलर्स में आज हमने अच्छी खरीदारी आते हुए देखी है। संदीप, क्या आप ट्रैक करते हैं? बिल्कुल प्रदीप जी, ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया था, और मैंने 3 वी के स्टॉक उसी पर्टिकुलर शो में रेकमेंड किए थे। मुझे याद है वीएसटी इंडस्ट्रीज और वीएसटी टिलर्स और वी मार्ट, और वो दोनों स्टॉक्स तो काफ़ी चल चुके थे। तो कई बार ऐसा रहता है कि कई आप रेकमेंड करते हो चैनल पे और वो जब नहीं चल रहा था तो आप अपने परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करते हो। तो मुझे वीएसटी टीलर्स इनफैक्ट लगाड़ था इतने दिनों में, 1850-1900 के लगभग ही चल रहा था, और ओवरऑल काफ़ी स्लो मूवमेंट्स देता है। और ये कंपनी को ट्रैक्टर में जो जीएसटी की रेट्स जो अभी रॉ मटेरियल्स जो ट्रैक्टर के हैं उनमें जो कमी हुई है जीएसटी के रेट्स में, जो 66 आइटम जो सैटरडे को हुआ है, उसकी वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और ये एग्री इम्प्लीमेंट्स बनाती है, मोवर्स है और छोटे ट्रैक्टर्स बनाती है बेसिकली। तो इट्स अ ग्रेट कंपनी, एंड मेरे हिसाब से रिजल्ट्स थोड़े से लास्ट क्वार्टर में कमज़ोर थे, इसलिए स्लो रहा परफॉर्मेंस। बट इन टाइप के भाव और इन टाइप की कंपनियां बहुत कम मिलती है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक में निवेशित रहना चाहिए, और जहां पे भी थोड़ी बहुत गिरावट आए तो लेने के ही मौके ढूंढने चाहिए। वीएसटी टिलर्स पहले भी पिक रह चुकी है। आज देखिए 170 अंकों का उछाल की बात करें तो अदानी पावर का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम पिकअप मजबूत है। अदानी पावर में पिछले 10-15 मिनटों में 3% से ज्यादा का उछाल आ चुका है, तगड़ा स्पाइक आता हुआ। देखिए कुछ ही मिनटों पहले का मूव है, अपडेटेड डेटा आपके लिए लेकर आएंगे। तो 3% से ज्यादा की बढ़त मेरी स्क्रीन पर दिख रही है। किरण बताइए, यहाँ पर अचानक तेजी आती हुई क्या सलाह होगी ट्रेडर्स को? 27.50 पर है। देखिए पिछले 10 दिनों में एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है, करीबन 26 रुपीज 60 पैसे के करीब, और आज अभी यानी आधे घंटे में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक उछाल देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि अभी बाय करना चाहिए, टेक्निकल बाय आता है, और 2680 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 30 रुपए के टारगेट्स अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। पीरामल एंटरप्राइजेस क्या लगता है किरण आपको? देखिए 3000 का आंकड़ा पार कर लिया है पहली बार इस स्टॉक ने। बिल्कुल, शुक्रवार के दिन बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशंस देखने को मिल रहे थे, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चला था। एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी मिल चुका था, बस इसमें सिर्फ डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिखाई नहीं दी थी। तो फिर भी आज ये मूव कंटिन्यू होती नजर आ रही है। मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखना चाहिए। 2940 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3100, 3120 के लेवल्स अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। ओके, ये फिलहाल राय पीरामल एंटरप्राइजेस इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मूव इसमें बीते हफ्ते देखने को मिला था। फार्मा से सपोर्ट मिल रहा है आज। आप देखेंगे दिग्गजों में सन फार्मा है जो लगभग 2% ऊपर है, साथ ही ऑरबिंदो में थोड़ी बहुत खरीदारी है, डॉक्टर रेड्डीज में कुछ तेजी का मूव बना है, लुपिन सिप्ला हल्की सी बढ़त पर ट्रेड करे। इनफैक्ट लुपिन तो निचले लेवल्स पर था, अब धीरे धीरे करके यहाँ पर रिकवरी आ रही है। फार्मा हम सब जानते हैं ओवरसोल्ड रहा है संदीप, और अब बुरी खबरें जो आ रही थी उस पर भी थोड़ा सा विराम लग रहा है। क्या कुछ बॉटम फिशिंग करेंगे आप इन काउंटर्स में? बिल्कुल, देखिए मौके तो ढूंढने चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटी कंपनीज है और सर्टेनली
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, यूएस एफडीए की प्रॉब्लम्स, कभी यूके के रेगुलेटर्स, कभी इंडिया के रेगुलेटर्स, सारी जगह से ही प्रॉब्लम थी और वैल्यूएशंस भी थोड़े महंगे भी हो गए थे। बट ओवरऑल फार्मा क्षेत्र की ये बात माननी पड़ेगी कि जो क्वालिटी है, जो भी कंपनीज काम कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स जिन लेवल्स पे है यहाँ पे वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हो गए हैं। जैसा कि कैडिला हेल्थ केयर है, मैंने 2-3 हफ्ते पहले से ही इनफैक्ट रेकमेंड कर रहा था और ये ओवरऑल बहुत बड़ी एक मार्केट कैप पे आ गई। अगर आप देखें तो कई कंपनियों के मुकाबले ये बहुत बड़ी मार्केट कैप पे अब खड़ी हो गई है, इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन और इनसे भी ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑरोबिंदो फार्मा है, वो भी करेक्टेड स्टॉक है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं। इप्का लैब है, वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। एक छोटा मिड कैप आइडिया है यूनिकेम लैब। तो ये सारे स्टॉक्स है, वहाँ पे भी वैल्यूएशंस कम ज़्यादा महंगे नहीं है और इनफैक्ट स्टॉक्स भी क्या अब सुस्त हो गए। इनफैक्ट जो सुस्त स्टॉक्स होते हैं वो जनरली बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत चल चुका है और ये जब बॉटम आउट हो रहे हैं और बहुत ही एक लैकलस्टर मूवमेंट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छाई है कि बहुत ज़्यादा नीचे भी जाने को नहीं है। तो मेरे हिसाब से डाउनसाइड रिस्क कम लगती है और चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। कैडिला, यूनिकेम, इप्का की बात यहाँ पर संदीप ने की है। ये काउंटर्स आप अपने रेडार पर रखें, मौके ढूंढेगा यहाँ पर पैसे लगाने के। इस बीच जो कैपिटल गुड स्टॉक्स थे और सुबह से काफी कमजोर थे, वहां पर निचले लेवल से रिकवरी आ गई है। वो कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर अब आएंगे, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब बने रहिए CNBC आवाज। तीन बज चुके हैं और आज अगर आप देखें तो दुनिया के बाजारों के संकेत शुरू से थोड़े कॉशियस बने हुए हैं। इस वक्त क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं उस पर नज़र डालेंगे और फिर चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के निफ्टी कॉल की तरफ। आप देखिए यूरोप इस समय फ्लैट सा कुछ नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, तो संकेत कमज़ोर हुए हैं। और अमेरिका से क्या उम्मीदें हैं? फ्लैट से संकेत है अमेरिका से, लेकिन इन दिनों हम देखते हैं लगातार कि वो संकेत आपको एडवांस में मिलते नहीं हैं, इसलिए डाउ फ्यूचर्स से कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यूरोप कमज़ोर है और वो संकेत हमारे लिए काफ़ी है। SimiBhomik.com की SimiBhomik की निफ्टी पर ऐसे में क्या कॉल आ रही है? बाई कॉल है निफ्टी पे 9585 पे स्टॉप की सलाह वो दे रही है। उन्हें लगता है कि सपोर्ट के काफ़ी करीब आ चुका है निफ्टी 9645 और फिर 9665 के टारगेट के साथ 1 से 2 दिनों के लिए तेज़ी की कॉल है। नितिन मुरारका भी कह रहे हैं तेजी में ही रहिएगा। तेजी में जो उनका टारगेट है वो 9660 का है और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 9575 पर लगाने की सलाह है। ये भी 2 से 3 दिनों का कॉल है। किरण बताइए आपकी सलाह क्या होगी निफ्टी पर? मेरी भी तेजी करने की सलाह है क्योंकि हम सपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है। 9600 बहुत अहम लेवल है और इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 9590 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट के लिए 9670 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, वागले साहब भी जुड़ चुके हैं। वागले साहब बताइए। आफ्टरनून प्रदीप, मैं भी तेजी करने की सलाह दूंगा। 9580 मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1 से 2 दिन का व्यू होगा। 9720 का मेरा टारगेट होगा। ओके, तेजी का कॉल बरकरार है संदीप वागले की ओर से। और इस बीच देखिए बाजार में 9600 का लेवल होल्ड करने में कामयाब रहा है निफ्टी बैंक 23475 के आसपास फिलहाल अभी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देगा आपको। लेकिन पिछले कुछ मिनटों के दौरान हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में बड़ी अच्छी खरीदारी दिखाई दी। आप गृह फाइनेंस देखिए, आप PNB होम देख सकते हैं, आप रेपको होम फाइनेंस देख सकते हैं, GIC देख सकते हैं। इन सभी शेयरों में काफ़ी अच्छी खरीदारी निकल कर आई है। कैनफिन होम्स भी इनफैक्ट पीछे नहीं है। इनमें से अगर चुनना हो, किरण आप क्या चुनेंगे? रेपको होम्स चुनूंगा। फर्स्ट चॉइस मेरा रेपको होम्स रहेगा, जहां पे मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है और एक जो कंसोलिडेशन था उससे भी फ्राइडे को एक अच्छी मूव मिली थी, उसका कंटिन्यूएशन दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इधर से और भी तेजी हो जानी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा करीबन 827 का और टारगेट्स के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 885, 890 अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। अगर कैनफिन होम की बात करें तो कैनफिन में भी कुछ ऐसे ही रुझान देखने को मिल रहा है। पहले से ही अच्छे ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और मुझे लगता है कि इधर से भी तेजी आ सकती है।
इधर स्टॉप लॉस रहेगा 2980 का, और टारगेट्स के लिए 3090 3100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। आरईसी और पीएफसी भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है नेशनल लेवल से आई है तेजी। पीएफसी अब 2% ऊपर है, इधर ओपन इंटरेस्ट एडिशन लगभग 1% का होता हुआ, और आरईसी में भी हमने देखा है करीब 3% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन पर 1.5% ऊपर है काउंटर। वागले साहब तेजी करेंगे? अर्षदा, थोड़ी अपसाइड तो बिल्कुल है। ट्रेडिंग अपसाइड के लिए आपको अगर प्ले करना है, मैं आरईसी चूज करूंगा। करंटली 190 191 है, मुझे लगता है ये 200 202 तक जा सकता है 1 या 2 दिनों में, और 187 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये आपके लिए फिलहाल कॉल 187 पे एक स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए। हमारे साथ अब हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं डीडी शर्मा साहब, रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के। शर्मा जी, स्वागत है आपका। आज के बाजार में अगर आप देखें तो चौतरफा बिकवाली का रुख है, 3 में से 2 स्टॉक नीचे चल रहे हैं। हालांकि वॉल्यूम गिरावट वाले काउंटर्स पे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पैनिक सेलिंग अब तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, इस पूरे बाजार में अगर आप पिछले 2-3-4 महीने देखें तो बाजार में जो करेक्शंस आए हैं मोस्टली सर्कुलर टाइप के करेक्शन आए हैं। 1 सेक्टर 2 सेक्टर में अगर करेक्शन आते हैं तो 1-2 सेक्टर उस समय मार्केट को संभालते हैं। जिस दिन कोई ज़्यादा सेक्टर्स में करेक्शन आ जाते हैं, 2-3 या बड़े सेक्टर में, जैसे फाइनेंस जैसा सेक्टर है, बैंकिंग का सेक्टर है, जैसा कि आज हो रहा है, तो उस दिन इंडेक्स भी गिर जाती है। अदरवाइज इंडेक्स में कई बार ज़्यादा मूवमेंट नहीं आते हैं, फिर भी जो है करेक्शन आते रहते हैं। तो रोटेशनल जो करेक्शन हो रहे हैं उसके कारण बाजार में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ जो स्टॉक स्पेसिफिक हम देखते हैं तो काफ़ी बड़े करेक्शन स्टॉक दे करके और ऊपर आते हैं, इसलिए मार्केट हेल्दी होता जाता है। तो मेरे ख्याल से पैनिक जैसी सिचुएशन मार्केट में आती दिखाई नहीं दे रही है, और उसका कारण सीधा ये है कि जो डोमेस्टिक फंड फ्लो है वो डेफिनेटली काफ़ी बेटर हुए हैं और सस्टेन्ड हैं। तो इसके चलते ऐसा लगता है कि मार्केट इसी तरह चलता रहेगा और रोटेशनल करेक्शन आते रहेंगे। जिस दिन बड़े सेक्टर्स में, फाइनेंस जैसे सेक्टर में, ऑटो जैसे सेक्टर में करेक्शन आएंगे, उस दिन इंडेक्स में भी थोड़ा करेक्शन दिखेगा। अदरवाइज जो है इंडेक्स में करेक्शन नहीं भी दिखे फिर भी करेक्शन आते रहेंगे, और करेक्शन के बाद मार्केट वापस हेल्दी होता रहेगा। लेकिन शर्मा साहब, आपको लगता है कि ये किसानों की कर्ज माफी का मामला और उसके चलते जिस तरह से आज बैंक्स एनबीएफसीज की पिटाई हो रही है, ये शायद इस ट्रेंड को एक बार की तोड़ सकता है, क्योंकि एक के बाद एक राज्यों में फैलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लॉन्ग टर्म में क्या होगा और कौन सी सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी और कौन सी कंट्रोल हो जाएगी, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। पॉलिटिकल चीज़ें हैं ये, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए तो लगता नहीं है। साथ ही साथ जो मुद्दा है वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि ऑलरेडी बैंकों के एनपीएज है, उसके सामने ये बहुत छोटा मुद्दा है। और यहाँ बैंकों को तो जो है वो गवर्नमेंट जो है कंपनसेट कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस थोड़े जरूर इफेक्ट होंगे नेगेटिवली, लेकिन वहाँ मैक्रो में अदरवाइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मैक्रोज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ओवरऑल मुझे इसके कारण जो है पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। तो मुझे नहीं लगता कि इसके कारण जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी और उसके कारण कोई बड़ा करेक्शन आएगा। ठीक है, तो और होपफुली ना आए तो ही बेहतर हो और ये स्थिति पहले ही नियंत्रण में रख ली जाए। कैपिटल गुड्स में हमने देखा आज सुबह से एल&टी, पुंज लॉयड जैसे काउंटर्स, भेल पर एक डाउनग्रेड आया तो वो भी कमजोर था, लेकिन यहाँ पर निचले लेवल्स पर थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। इनफैक्ट एल&टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो ये करीब 3% तक टूटा था आज, निचले लेवल से आधे % ऊपर है, सिर्फ 2.5% नीचे। भेल में भी हमने देखा है निचले लेवल्स पर थोड़ी सी खरीदारी आती हुई पिछले कुछ मिनटों में। कैपिटल गुड्स को लेकर चिंता है और वो चिंता मिट नहीं रही है संदीप, क्योंकि भेल की बात करें तो ऑर्डर रिकवरीज बहुत स्लो है और वही स्लो ग्रोथ ड्रैग साबित हो रही है स्टॉक पर। हालांकि एल&टी को लेकर थोड़ी तो एक्सपेक्टेशंस नंबर्स के बाद जागी थी, लेकिन क्या ये कतर क्राइसिस के बाद फिर से एक इस सेक्टर पर सवालिया निशान है कि इन कंपनियों का कितना एक्सपोजर है वहां पर और क्या इनके बिजनेसेस पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, थोड़ा तो उसका इम्पैक्ट है और कुछ ऐसा भी है कि रॉ मटेरियल्स को कॉस्ट को लेकर भी है और कुछ ऑर्डर फ्लोज को लेकर भी है। जैसे कि भेल को देखें, जो लीडर है इस सेगमेंट का, एक तरीके से बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे ही मार्केट रैली में। एल&टी ने फिर भी आउट परफॉर्म किया क्योंकि नंबर्स अच्छे थे और कई सारे वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी उस स्टॉक में रहते हैं, तो वो भी आज कहीं ना कहीं 2.5-3% टूटा हुआ और इनफैक्ट ऐसा लगता है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है।
और भी जो दूसरे स्टॉक्स है उन सब में, सीमेंस वगैरह सब में ही। तो एक तो ये भी है कि प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, बट स्टिल आई फील कि ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व होगी, और अगर कहीं रेट कट आता है तो सर्टेनली इस सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा। और सरकार की भी जो पॉलिसीज़ है उन सब का कहीं ना कहीं ट्रू रिप्रेजेंटेटिव और ट्रू बेनिफिशियरी सेक्टर तो कैपिटल गुड्स ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिक्लाइंस बिल्कुल बनता है एल&टी में। इसके साथ ही संदीप जैन, दो स्टॉक्स पर अगर आप और नज़र डालें, एक है वरुण बेवरेजेस और एक है सिम्फनी। काफ़ी तगड़े वॉल्यूम के साथ इस मार्केट में ये स्टॉक चल रहे हैं आज आखिरी घंटे के दौरान, जबकि बाजार ओवरऑल कमज़ोर है। क्या लगता है? देखिए, वरुण बेवरेजेस समहाउ मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बैलेंस शीट लगी नहीं थी। जब आईपीओ भी आया था तो आई वाज नॉट रिकमेंडिंग द स्टॉक, क्योंकि रीज़न ये है कि कहीं बस एक चीज़ अच्छी थी आईपीओ में कि ये जो इन्होंने इक्विटी ली है वो सर्टेनली डेट्स को रीपे करने के लिए लिया था, बट ओवरऑल वैल्यूएशंस को देखें और बैलेंस शीट के ज़्यादा हालचाल कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं, और एक बॉटलिंग कंपनी है, हालांकि ठीक है अच्छी ब्रांड की है पेप्सी की, और इनफैक्ट इसकी फैक्ट्री मुझे दिखती है हमेशा, जब भी हम जयपुर से अजमेर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ही दिखती है। और तो मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि स्टॉक में जिन्होंने निवेश कर रखा वो कहीं ना कहीं मौका देखे निकलने का। और दूसरी कंपनी है सिम्फनी। सिम्फनी सर्टेनली ये स्टॉक अच्छा लगता है। ये जो भी स्टॉक्स इस पर्टिकुलर कंपनी में निवेशित हैं वो इन्वेस्टर्स जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही हैं, और जो लोग इस स्टॉक को इतने दिन तक अगर लेके भी रखे तो वो जनरली निकलते नहीं। तो इट्स अ प्योरली एन इन्वेस्टमेंट बेट। और जिस तरीके से इस बार जो गर्मी भी थी और जिस तरीके से सारे एसी और ये कूलिंग इक्विपमेंट्स वाले जो स्टॉक्स चले हैं, तो मुझे लगता है सिम्फनी इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक है, एंड सर्टेनली ये ऑनगोइंग बेसिस पे इसी तरीके से चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। ओके, खरीदे स्टॉक को। 51 रुपए का इजाफा इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। कुछ देर पहले हम अदानी पावर की बात कर रहे थे, स्टॉक 3-4% भाग चुका है, और इसका साथ अब टाटा पावर दे रहा है, 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। वागले साहब, टाटा पावर पर कोई ट्रेड इस समय? माइल्डली पॉजिटिव मैं कहूंगा, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि जब तक ये 80-50 क्रॉस नहीं करता है मैं वेट करना चाहूंगा, क्योंकि ऊपर में वापस सेलिंग आ सकती है। ये बाउंस बैक मूव है। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आता हुआ। टाटा पावर पे एक काफ़ी मजबूत उछाल हालांकि देखने को मिला है। कुछ और शेयर्स आइए देखते हैं जहाँ पे जाते जाते आज अच्छी खरीदारी हो रही है। सरप्राइजिंगली IOB जो एक वीक कमज़ोर सरकारी बैंक है, वहाँ पर आज हमें कुछ हाल देख रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स पे तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। HPCL एक स्टॉक, गॉडफ्रे फिलिप्स, IOC ये कुछ और शेयर हैं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में इन जनरल HP, BP, IOC के लिए जाते जाते एक उछाल दिखा है। किरण, क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं आप? कोई कॉल बनेगी? परसिस्टेंट में ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न है, बाउंस बैक देखने को मिला था, और ये जो बाउंस बैक देखने को मिल रहा है वो मई महीने से एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, एक अच्छी उछाल के बाद 3-4 दिन का कंसोलिडेशन, वापस एक बार मूव। पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में एकदम शांत कारोबार हो रहा था, आज वापस एक बार एक मूव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ऐसे ही करके ये स्टॉक चलता नजर आएगा, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। और जो पिछला जो टॉप था, फर्स्ट टाइम ये हायर टॉप कर रहा है बहुत दिनों के बाद। तो मेरा मानना है कि ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न जल्दी देखने को मिलेंगे इस स्टॉक में। मीडियम टर्म आउटलुक रखना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू नहीं रखना चाहिए, और टारगेट्स करीबन 700 के ऊपर के रखने चाहिए। स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए करीबन 622 के रहेंगे। ओके, 622 का स्टॉप लॉस लगाइए। परसिस्टेंट सिस्टम्स में HSIL देखिए, इसमें एक पिकअप आ रहा है, 6% का उछाल अब तक देखने को मिला है। हिंदुस्तान सैनिटरी और शालीमार पेंट में भी हम देख रहे हैं नेशनल लेवल्स पर थोड़ी सी खरीदारी आती हुई। शालीमार के वॉल्यूम्स हालांकि थोड़े से कम है, 75,000 शेयरों का ही ट्रेड हो चुका है एक एक्सचेंज पर। आपकी क्या सलाह होगी इन काउंटर्स पर शर्मा जी? पेंट काउंटर, सैनिटरी वेयर काउंटर्स जो लार्जली वो पूरी इंफ्रा स्टोरी से रिलेटेड है, लेकिन क्या ये सही समय है इन काउंटर्स को अक्यूमुलेट करने का इस बाजार में? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो टेक्निकली देखा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर ब्रॉडली देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जो फोकस है गवर्नमेंट का, और उसके कारण जो है हाउसिंग क्षेत्र में जितना आगे जाकर के ग्रोथ आएगा उसको देखा जाए तो दोनों ये सेक्टर्स जो हैं, सेरेमिक्स का सेक्टर है, सेरेमिक टाइल्स का सेक्टर है, या
दूसरे जो सैनिटरी वेयर्स का सेक्टर है, साथ ही साथ जो पेंट का सेक्टर है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जो है इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं और आगे जाकर के वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिल सकती है अगर ये भी उसी तरह से उस तरह के प्रोडक्ट जो है उस कैटेगरी को ध्यान में रख करके मार्केट में और लॉन्च करें तो। साथ ही साथ पेंट के लिए स्पेसिफिकली ऑयल प्राइसेस चूँकि सॉफ्ट चल रही है तो वहाँ उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट भी सॉफ्ट हो रही है, तो उसका एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा और मेरे ख्याल से दोनों सेक्टर्स में पोटेंशियल है कि आने वाले 2-3 साल में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ दिखाएं और बॉटम लाइन ग्रोथ भी दिखाएं। ओके, तो यहाँ पर आप मौका देख सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से शर्मा जी का ये मानना है। इस बीच अगर आप देखें तो बैंक्स की पिटाई लगातार हो रही है और ओबीसी पर अगर अब आप नज़र डालें 6-6.5% नीचे यूनियन बैंक पिटने वाले बैंकों में ये सबसे आगे फिलहाल वायदा कारोबार के लिहाज से नज़र आ रहे हैं आपको दोनों ही स्टॉक ओबीसी और यूनियन बैंक का। किरण, इनके चार्ट्स क्या कहते हैं? ओरिएंटल बैंक काफी वीक लग रहा है और एक अच्छे सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। फर्स्ट सपोर्ट 142 के करीब रहेगा, तो 142 पहला टारगेट रहेगा और ये निकल जाता है तो फिर एक डीप डाउन टारगेट दिखाई देता है, वो 134 का है। तो जिनके पास शॉर्ट है उनके लिए मेरा ये कहना है कि 142 के ऊपर एक बार रिव्यू ले ले और अगर ये निकलता है 142 तभी एक शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए। यूनियन बैंक पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं होगी क्योंकि अहम सपोर्ट के नजदीक है। पिछले 5-6 महीने का जो सपोर्ट है करीबन आता है 148-149 लेवल्स के करीब और 151 पे चल रहा है, तो और 2 रुपए की गिरावट हो सकती है, पर इन लेवल पे शॉर्ट करना थोड़ा सा धोखादायक हो सकता है। करंट लेवल्स पर शॉर्ट ना करें इस काउंटर को, जोखिम में पड़ सकते हैं। इस बीच एसटीबीटी या बीटीएसटी उसकी बारी है, समझेंगे हमारे जानकारों से उन्होंने क्या सुझाया है। इस समय आपको मैं फटाफट एक रिकैप दे दूं। निफ्टी का इस समय का 9615 पर फिलहाल ट्रेड है, तो मूड बदला नहीं है, 52 अंकों की गिरावट पर अभी हम कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या ट्रेड्स आ रहे हैं हमारे जानकारों की ओर से। नीरव अखारिया की राय सबसे पहले आती हुई। नीरव कह रहे हैं आपने अजंता फार्मा शॉर्ट करना है, 1548 के लिए आप बिक्वाली करके चले और 1595 पर रखिएगा स्टॉप लॉस, ये इनकी पहली पिक है। नीरव के रेडार पर टाटा मोटर्स भी है, टाटा मोटर्स पर भी बिक्वाली का ही कॉल आया इनकी ओर से। 445 का टारगेट ये दे रहे हैं और स्टॉप लॉस 468 पर लगाने की सलाह है। ओके, अगली राय यहाँ पर आती हुई निशांत जैन की ओर से। ट्रेड स्विफ्ट के निशांत की कॉल है HCL टेक पर तेजी करने की, स्टॉप लॉस 860 पे लगाएं, टारगेट 880 के। टाटा पावर पे भी इनका बाई कॉल है, स्टॉप लॉस 77 और टारगेट 81 के दिखाई दे रहे हैं। किरण, आपके कॉल? मेरा एक BTST एक STPT है। पहले STPT की बात करता हूँ। भारत फाइनेंस बेचने की सलाह है, इस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 710 का और टारगेट्स के लिए 670 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और PFC में बाय करने की सलाह होगी 129 का स्टॉप लॉस, 138 के टारगेट्स। ओके, तो ये फिलहाल राय, भारत फाइनेंशियल में भी खरीदारी करें, PFC में भी एक बाय कॉल। संदीप आगले, आपने क्या ट्रेड चुना है? अर्षदा, मैं एक BTST के साथ जाऊंगा, एक मेरा STPT होगा। BTST में मैंने चुना है PEL, पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो 3033 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 3150 और बेचने में मैं बैंक ऑफ इंडिया के साथ जाऊंगा, स्टॉप लॉस होगा 138, टारगेट होगा 130। ओके, तो ये स्टॉक फिलहाल चुन रहे हैं संदीप वागले आपके लिए। पीरामल एंटरप्राइजेस कुछ देर पहले हमने नज़र भी डाली थी और ये स्टॉक का आज एक बेहतर लॉन्ग नज़र आ रहा है और वहीं बैंक ऑफ इंडिया पे शॉर्ट भी आप कर सकते हैं। दोनों तरफ के आइडियाज़ आज आ रहे हैं कुल मिलाकर आपके लिए। एक स्टॉक इस बीच तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ और वो है लक्स इंडस्ट्रीज़ का, जहां पर वॉल्यूम हालांकि औसत से थोड़े कम है लेकिन आखिरी घंटे के दौरान एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। शर्मा जी, ये जो होजरी कंपनीज हैं, क्या इनके बीच में आपको कुछ पसंद आता है? नहीं, देखिए ये सब मेनली जो है जो पेज इंडस्ट्री जो कि एक तरह से हमारे मार्केट में फैंसी है, कैपिटल मार्केट का फैंसी है और अदरवाइज भी मार्केट शेयर उसका काफ़ी अच्छा है और अच्छी ब्रांड है। उसके वैल्यूशन बहुत एग्रेसिव होने के कारण ये जो दूसरी कंपनियां हैं इसी फील्ड में उनको जो है वैल्यूशन अच्छे मिल रहे हैं, री रेटिंग हो रही है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतना डिज़ायरेबल है, क्योंकि जो मार्केट लीडर है उसकी एक बात अलग है, उसको ज़बरदस्त ब्रांड प्रीमियम मिलता है, लेकिन अदरवाइज इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है
और अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का भी कंपटीशन है। हालांकि जीएसटी आने से वो थोड़ा कम हो सकता है और उसके कारण जो है हो सकता है कि एक बार इनके अंदर मोमेंटम आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब जीएसटी लागू होगा तो ये ब्रांडेड वाले जो ऑर्गेनाइज प्लेयर के बड़े प्लेयर्स हैं वहाँ पर उनको जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। तो शायद यही कारण है कि इनके अंदर जो है कुछ मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग मूव्स इनकाउंटर्स में आती हुई दिखाई दे रही है। चार्ट्स पर क्या ये कोई प्रॉमिसिंग मूव है लक्स इंडस्ट्रीज का, बताइए तो वागले साहब। हर्षद आप स्टॉक रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाया। लक्स इंडस्ट्रीज शेयर 28 रुपए ऊपर इस समय। ब्रेकआउट तो है हर्षद, यस ब्रेकआउट है। बीटीएसटी के तौर पे बाय किया जा सकता है, मुझे फर्दर अपसाइड दिखता है। थोड़ा पोजिशनल आप व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है ये 1000 के पार जाना चाहिए। फिलहाल आप अगर 1 से 2 दिन के लिए लेते हैं तो 960-65 का व्यू होगा और 915 का स्टॉप लॉस होगा। तो एक 15-17 रुपए की रिस्क लीजिए, 30-35 रुपीज का अपसाइड मुझे दिखता है। प्रभात डेयरी एक और काउंटर है जहां पर निचले लेवल से कुछ एक्शन आ रहा है। स्टॉक वैसे 4-5% ऊपर है, लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पिकअप आया है और 1% का उछाल इसमें देखने को मिल रहा है। किरण, कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? कौन सा स्टॉक रिपीट करना? प्रभात डेयरी। पराग मिल्क। प्रभात सॉरी ओके। प्रभात मिल्स पे अगर बात करें तो प्रभात डेयरी में अच्छा खासा मूव आज अभी देखने को मिल रहा है। तो अभी इधर लॉन्ग पोजीशंस अगर क्रिएट करते हैं तो स्टॉप लॉस 117 रुपए 50 पैसे रहेगा और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 127 के फर्स्ट टारगेट्स और दूसरा टारगेट्स रहेगा 132 के। ओके तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। इस बीच अगर आप देखें कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी तगड़े वॉल्यूम बन रहे हैं, तो REC PFC जिसकी हमने कुछ देर पहले बात की अर्चता, वहाँ पे बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। ग्रो फाइनेंस दिन के हाइस पर बंद होने की तैयारी में नज़र आ रहा है। तो ये NBFCs में इनफैक्ट एक काफ़ी अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। दिग्गजों में LNT पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई है पिछले कुछ मिनटों में। हालांकि एक सेक्टर आज दरअसल दबाव में रहा था, लेकिन निचले स्तरों पे देखिए एक अच्छी रिकवरी बन रही है। वागले साहब, LNT में क्या दिखता है आपको? नहीं प्रदीप, मैं रिकवरी के लिए प्लान नहीं करूंगा। हालांकि थोड़ा वेट करना चाहूंगा। एक 1760 का एक क्रूशियल लेवल ब्रेक किया है, जब तक उसके ऊपर ट्रेड नहीं होता है मेरे लिए LNT वीक है। शायद ऑन द डाउन साइड अगर निफ्टी करेक्ट करता है तो 1700 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। मिर्जा इंटरनेशनल, संदीप जैन आप क्या ट्रैक करते हैं? 163 पर है कंपनी और इसमें भी नेशनल लेवल्स पर अच्छी खासी खरीदारी होती हुई। नहीं हर्षदा, मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता, सॉरी। शर्मा जी, कोई इंसाइट? मिर्जा बाटा जैसे काउंटर्स में वो जीएसटी के दरों को लेकर कुछ एक्शन जरूर बना था, लेकिन मिर्जा में काफी तगड़ा वॉल्यूम प्ले भी आज देखा जा रहा है। देखिए, मिर्जा इंटरनेशनल मेनली जो है वो एक्सपोर्टर कंपनी है लेदर और लेदर प्रोडक्ट्स की, और डोमेस्टिक मार्केट में अब धीरे धीरे जो है अपनी ब्रांड को जो है पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रही है। मिर्जा के नाम से ही इसके शूज़ और दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। हालांकि चूंकि मेजर ये एक्सपोर्टर है तो रुपए का जो एक स्ट्रेंथ अभी रिसेंट पास्ट में दिखाई दिया है उसका जो है थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है, क्योंकि स्ट्रांग रुपया जो एक्सपोर्टर के लिए फेवरेबल नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कंपनी अच्छी है और एक ब्रांड के रूप में जो है डोमेस्टिक मार्केट में भी इमर्ज होने की कोशिश कर रही है और ग्लोबल मार्केट पे अच्छी इसकी पहले से पकड़ है। ओके। कुछ स्टॉक्स जो नए हाइस पर बंद होते हुए नजर आ रहे हैं और आखिरी मिनटों में भी अच्छी खासी तेजी में है। पायनियर डिस्टिलरीज एक स्टॉक पे नजर आ लिया आप, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज ये चला है, करीब हफ्ते भर का वॉल्यूम इसमें आ गया। इसके पहले हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स पे लगातार नज़र रखी है और इनफैक्ट 2-3 हफ्ते पहले खरीदारी की राय तकनीकी तौर पे इसी कार्यक्रम में हमने दी थी। उसके बाद से लगातार तेज़ी आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे दिग्गजों में देखी है और छोटे स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट करते हुए। शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि इस सेक्टर के लिए जो मुश्किल वक्त था क्या वो अब गुजर गया है? देखिए, अगर स्टॉक प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मेजर गिरावट आई थी जब नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज बहुत ज़्यादा थे उसमें से काफ़ी हद तक रिकवरी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं नहीं समझता हूँ कि वर्स्ट इज ओवर।
क्योंकि अभी भी बहुत सारी स्टेट्स में जो है ये इशू रहेगा और उसके कारण सेल्स इम्पैक्ट होगी, और सेल्स इम्पैक्ट होती है तो प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से एकदम पॉजिटिव नहीं होना इनके ऊपर चाहिए। हालांकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो इनको अकुमुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का चूंकि टाइम ओरिजिन 2, 3, 4, 5 साल का है, तो वो अकुमुलेशन भी ग्रेजुअल करें, हर गिरावट पे अकुमुलेट करें, न कि जब तेजी आ रही हो उस समय अकुमुलेट करें। प्रदीप, आप इनफैक्ट कैपिटल गुड्स में L&T की बात कर रहे थे। बॉश एक काउंटर है जिसमें हमने देखा एक बहुत तगड़ी चाल आती हुई, यहाँ पर करीब 1% का उछाल आया है पिछले कुछ मिनटों में। आप देखेंगे वो स्पाइक आता हुआ, हालांकि वॉल्यूम पिकअप इतना ग्रेट नहीं है, थोड़े से ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं औसत के मुकाबले। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता हुआ, और टाटा पावर एक और काउंटर है जहां पर हम पहले भी कह रहे थे कि कुछ खरीदारी बनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा नेशनल लेवल से रिकवर करता हुआ, एक्सिस बैंक में थोड़ी सी रिकवरी आई है लो से। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जिनमें निचले स्तरों पर नई बिकवाली तो नहीं आई और हल्की सी खरीदारी जरूर देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की मूव पर किरण क्या सलाह होगी? नहीं, ये कोई अपमूव या ऐसा कुछ बात नहीं है, बिकॉज काफी अच्छे सपोर्ट्स को 176, 174, 173 लेवल्स टूट चुका है। निचले थोड़े से थोड़ी सी पुल बैक रैली आ सकती है, पर अभी बाय करने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। वागले साहब, रिलायंस पावर का चार्ट देखिए। आर पावर नहीं, मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हूँ। थोड़ा अपसाइड होगा तो लिमिटेड ही होगा। मैं समझता हूँ 41, 4150 में अटक सकता है, तो बाय करने की तो सलाह नहीं होगी। बाय करने की सलाह नहीं होगी फिलहाल आर पावर पे। करूर वैश्य बैंक इस बीच एक स्टॉक जहां पर हमने करीब 1 लाख शेयर्स का ट्रेड पिछले कुछ मिनटों के दौरान देखा है, और यहाँ पर एक उछाल आता हुआ। धामपुर शुगर में अच्छे वॉल्यूम के साथ रिकवरी देखने को मिल रही है। मैक्स इन फाइनेंशियल्स स्टॉक में भी काफ़ी गिरावट के बाद अब हम एक रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। REC PFC तो खैर नहीं, जहाँ पे लगातार काफ़ी तगड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी बनती हुई नज़र आ रही है। आखिरी मिनटों में मोतीलाल ओसवाल पर भी नज़र रखिए, यहाँ पर भी हम एक अच्छा उछाल देख रहे हैं। करूर वैश्य और मोतीलाल ओसवाल, अगर ये दो स्टॉक आप देखें, वागले साहब क्या लगता है? सम मोर अपसाइड प्रदीप, मैं कहूंगा मोतीलाल ओसवाल। करूर वैश्य मैं इतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। ये बाउंस बैक मूव है, शायद ₹1 रुपया और एक्सटेंड होगी 130, 131, मे बी 132, बट उसके ऊपर मुझे सस्टेन होते हुए नहीं लगता है। दोनों में मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। बिटवीन द टू मोतीलाल ओसवाल ज्यादा बेटर है। ओके, मोतीलाल ओसवाल एक बेटर ट्रेड रहेगा। पावर पर मैं एक बार फिर लौट रही हूँ, और संदीप जैन आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि पहले हमने अदानी पावर में तेजी देखी, फिर कैचअप टाटा पावर की ओर से आया, रिलायंस पावर कैचअप कर रहा है। NTPC में भी हमने देखा अब थोड़ी सी हरकत शुरू होने लगी है। क्या कुछ डेवलपमेंट है उसका अंदाजा फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग मूव तो आया है। क्या सलाह होगी पावर कंपनियों पर? कहीं ना कहीं कुछ अनाउंसमेंट्स का हो सकता है कि होने वाला हो, या फिर देखिए रेट कट का भी कहीं ना कहीं अंदेशा बन रहा है, उसका भी बेनिफिट हो सकता है इस सेक्टर को मिले। और ओवरऑल देखिए तो अंडर परफॉर्मर रहा है, और जब भी मार्केट एक तरफ चलते रहता है और स्टॉक्स नहीं चल रहे होते हैं, तो उन स्टॉक्स को मार्केट जनरली ढूंढता है जहां पे बहुत बड़ी चाल नहीं आई हो। तो NTPC है जैसे कि बड़ा अंडर परफॉर्मर है, या फिर टाटा पावर है, वहाँ पे कोई बहुत बड़ी चाल आई नहीं है। और मैंने संभव परसों रेकमेंड किया था मॉनसून रिलेटेड स्टोरीज में ही, और मुझे ऐसा लगता है हाइड्रो पावर में, इनफैक्ट SJVN और NHPC पावर स्टॉक्स में इनको देखा जा सकता है। और बाकी REC और PFC काफ़ी वॉलेटाइल है, बट ओवरऑल करेक्शन कहीं ना कहीं अच्छा खासा दे के अपने सपोर्ट्स पे आए हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। बट ओवरऑल हाइड्रो पावर में SJVN और NHPC वहाँ पे मुझे थोड़ा कन्विक्शन ज़्यादा है। ओके, और अब क्लोजिंग के काफ़ी करीब हम पहुंच रहे हैं। देखते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज आखिरी मिनटों के दौरान वॉल्यूम के साथ तेज़ी देखने को मिली हो। HSIL पर नज़र डालिए, अच्छी तेज़ी जाते जाते यहां पर देखी जा रही है। फिलहाल अच्छी क्लोजिंग की तैयारी दिखाई देगी आपको HSIL पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस, थोड़ी और तेज़ी बनती हुई। अच्छे वॉल्यूम के साथ चलने वाले कुछ और स्टॉक्स पे अगर हम नज़र डालें, वेल्सपर एंटरप्राइजेज़ में आज तकरीबन पूरे महीने का वॉल्यूम हो गया है, और नए हाइस पर वेल्सपर एंटरप्राइजेज़ का स्टॉक आज बंद होता हुआ नज़र आएगा। नए हाइस पर ही इंडिया बुल्स रियल भी बंद हो रहा है।
हालांकि आखिरी घंटे में यहाँ पर थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन IB रियल नए हाइज 180 के ऊपर पहली बार क्लोजिंग की तैयारी में। तो ये क्लियर ब्रेकआउट्स वागले साहब, वेल्सपन एंटरप्राइजेज और IB रियल आपको लगता है एक और बिल्कुल ये दो स्टॉक पे अगर आप नजर डालें तो? प्रदीप एकदम वेरी क्लियर ब्रेकआउट है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस मैं रिकमेंड करूंगा। दोनों IB रियल और वेल्सपन एंटरप्राइजेस, और आपने HSIL का बात किया वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ से कम 10 से 15% की अपनी मुझे लगती है। ओके, एक तगड़ा मूव आएगा इन काउंटर्स में। सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक और काउंटर जहां पर हमने देखा है पिकअप जरूर देखने को मिला और वॉल्यूम एक्शन औसत से काफी ज्यादा, मुश्किल से 10 डे एवरेज 40 लाख शेयरों का कारोबार होता है, 40,000 शेयरों का कारोबार होता है। आज हम देख रहे हैं 1 लाख या 1.5 लाख करोड़ का कारोबार, 1.5 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। क्या कोई इंसाइट इस पर संदीप जैन? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली ट्रैक नहीं करता तो मैं बता नहीं पाऊंगा स्टॉक के बारे में। किरण, आपकी नजर गई है क्या सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर? 4% ऊपर है और ये पिछले 45 मिनट का ही मूव है। बिल्कुल अर्शदा जी, बहुत ही अच्छा शानदार पैटर्न है और ये जो करीबन मई महीने के जो स्विंग टॉप्स है और बहुत बार इसमें रेजिस्टेंस ली थी करीबन 1200-1210 में, आज इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये क्रॉस किया है। तो 1200 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। अनचार्टेड टेरिटरी में अभी ये ट्रेड करना चालू कर दिया है और अगर जो पैटर्न बन रहा है उसका अगर टारगेट देखते हैं तो करीबन 1275-1280 के लेवल्स इमीडिएटली दिखते हैं अगले 1 से 2 दिनों में। ये ऐसा स्टॉक है जहां पे बिकवाली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। ओके, चलिए फिलहाल जाते जाते नजर डालते हैं कुछ और स्टॉक्स पे। M&M फाइनेंशियल्स की हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी, एक बार आपको उस पर नजर डालनी चाहिए। फाइनेंशियल्स में हमने आज एक अच्छी रिकवरी खास तौर पे होम फाइनेंस कंपनीज में आखिरी मिनटों के दौरान देखी है। फिलहाल इसके अलावा अगर आप देखें तो फार्मा शेयरों में हम थोड़ा दबाव बनते हुए देख रहे हैं। सन फार्मा जाते जाते औरोबिंदो फार्मा में, लुपिन में भी थोड़ी बहुत बिकवाली नजर आई है, लेकिन अच्छी तेज़ी के साथ जो स्टॉक्स क्लोज हो रहे हैं आज उन पे आप नज़र डालिए। सुप्रीम की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, HSIL, गृह फाइनेंस, मिर्ज़ा इंटरनेशनल, शालीमार पेंट्स, परसिस्टेंट सिस्टम और रेपको होम, ये कुछ एक शानदार परफॉर्मर जहां पे अच्छे वॉल्यूम के साथ आखिरी मिनटों तक अच्छी खरीदारी हुई। और एक और स्टॉक प्रदीप अभी मेरे रेडार पर आया, वो हिंद रेक्टिफायर्स है। इसमें भी निश्चित लेवल से काफ़ी तगड़ी मूव आई, मेरे ख्याल में 4% तक का उछाल बनता दिखाई दिया। फिलहाल इंडेक्स के लेवल पर देखें तो 9,616 के आसपास ट्रेड जाकर टिका है आज। 9,600 किसी तरह से हमने बचा लिया। और वहीं अगर आप देखें बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गवाकर 23,475 के लेवल्स पर टिकता हुआ। आज कहां से सपोर्ट मिला? टेक्नोलॉजी काउंटर्स सामने आए। टेक महिंद्रा में 2.5% का उछाल, इन्फोसिस में 1.5% की बढ़त, टाटा पावर, सन फार्मा, बॉश, HCL टेक, IOC, HUL, ये कुछ दिग्गज थे जिन्होंने कुछ सहारा दिया है बाजार को और 9,600 को होल्ड करने में मदद की। लेकिन सबसे ज्यादा धुलाई हुई है PSU बैंकों की और BOB दिग्गजों में टॉप लूजर है, वरना लिस्ट लंबी है। मिड कैप्स में OBC, यूनियन, इंडियन बैंक, कैनरा, इन सब में हमने देखा काफी बुरे हाल थे। ऑटो कंपनियों में टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR दोनों की पिटाई हुई और ऑफ कोर्स हमने देखा यहाँ पर कैपिटल गुड्स में L&T पिटा है आज। साथ ही बाजार बंद होते होते या फिर पिछले 1 घंटे में सीमेंट कंपनियों पर भी दबाव देखने को मिला। तो ये फिलहाल स्थिति है आज जहां पर बाजार जाकर टिका है। 9600 को होल्ड कर पाने में कामयाब। किरण, सिग्निफिकेंट है ये? सिग्निफिकेंट है। जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है जो हमने देखा है करीबन 9670 से साथ चालू हो गया है, उसका कंफर्मेशन 9600 के नीचे ही आएगा। तो एग्रेसिव शॉर्ट्स अगर बनाने हैं, इंटरमीडिएट ट्रेंड को प्ले करना है तो 9600 के नीचे ही करना है। लॉन्ग पोजीशंस छोटा सा रिस्क है, इसलिए लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं क्योंकि हम 9600 के बहुत नजदीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। तो दोनों बाजू के व्यूज अभी के लिए लिए जा सकते हैं, पर अभी के लिए अगर एक व्यू लेना है तो लॉन्ग पोजीशंस ही रखनी चाहिए क्योंकि हम सपोर्ट्स के बहुत नजदीक है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 9590 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें और शायद कल परसों तक 9670 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, उम्मीद करें अगर बैंक निफ्टी साथ देता है तो निफ्टी भी बाउंस कर पाएगा। तो कल के दिन भी नज़र बैंक निफ्टी पे ही रहेगी आज की तरह खास तौर पे। लेकिन वक्त है इजाज़त लेने का आप सभी से। संदीप वागले, संदीप जैन और किरण जाधव और DD शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
इसके साथ ही फिलहाल आखिरी सौदा में हम लेंगे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि बाजार का पूरा रिकैप हम आपके लेकर आएंगे जरूर इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।